Good morning, everybody, and welcome to BCPA's webinar series on mental health. हम ये श्रृंखला पूरे महीने करेंगे और आगे भी जारी रखेंगे. थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. हमारे साथ आज डॉक्टर राजेश भट्ट हैं, जो हमसे बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में. डॉक्टर भट्ट गेस्ट फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड में, और BCPA के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी भी हैं. ही इज ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, और आपने कई बार अखबारों में इनके लेख देखे होंगे, और यूट्यूब पे अपना एक चैनल भी चलाते हैं. तो आप प्लीज फॉलो करिए और डॉक्टर भट्ट को और मेंटल हेल्थ की जागरूकता के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए. छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना भी दे दूंगी ताकि आपको पता चले कि आप बात किससे कर रहे हैं. मेरा नाम स्निग्धा मिश्रा है. मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और फाउंडर हूँ लाइफ सर्फर्स की. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैन इंडिया और इंटरनेशनली ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस देती है, और मैं मेंटल वेलनेस ट्रेनर भी हूँ कॉर्पोरेट के साथ, और साइकोलॉजिस्ट की CBT ट्रेनिंग भी करती हूँ. मैं आपके साथ BCPA के थ्रू जुड़ी हूँ क्योंकि BCPA की सेक्रेटरी भी हूँ सुपरविजन और ट्रेनिंग के लिए. हमारे साथ डॉक्टर शाश्वत सक्सेना भी हैं जो MD साइकाइट्री हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से. He has more than half a dozen of publications on his name, and he's been a speaker काफी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में. अभी इंडियन साइकाइट्री सोसाइटी के फेलो हैं, और मेंटल हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं हैं, स्टिग्मा टाबू है और अवेयरनेस है, उसको तोड़ने के लिए ये लगातार काम करते हैं, और इसीलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हौसला फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं. तो वेलकम डॉक्टर सक्सेना एंड वेलकम डॉक्टर भट्ट. आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमको चैट के थ्रू, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे क्वेश्चंस का उत्तर दें. तो ओवर टू यू डॉक्टर भट्ट. थैंक यू. मैं आप सभी सम्मानित श्रोताओं का, खास करके स्टूडेंट्स और हमारे सीनियर प्रोफेसर्स का भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन करता हूं, और इस आशा के साथ अपने टॉपिक पर चर्चा शुरू करता हूं कि इस वेबिनार से हम सबको OCD के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, और हम OCD को समझेंगे और अपने आसपास के लोग जो OCD के मरीज हैं उनको पहचान पाएंगे और उन्हें रेफर कर पाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास. तो शुरुआत करता हूँ. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम OCD बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम कहते हैं मनोग्रस्तता बाध्यता विकार. इसमें क्या होता है कि इसमें अत्यधिक भयपूर्ण विचार, यानी कि जो फियरफुल थॉट्स होते हैं, उसके कारण जो व्यक्ति होता है वो कुछ बिहेवियर को रिपीट करना यानी पुनरावृत्ति करता है. OCD की यह विशेषता है कि इसमें अनुचित चिंता पैदा करने वाले डरावने विचार होते हैं, जिन्हें हम मनोग्रस्तता या ऑब्सेशन कहते हैं. ये ऑब्सेसिव थॉट्स के कारण बाध्यकारी व्यवहार यानी कि कंपल्सिव बिहेवियर होता है. अगर OCD को देखें तो OCD सामान्यतः लेट चाइल्डहुड या अर्ली एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में स्टार्ट हो जाता है. OCD वाले लोग आमतौर पर अपने ऑब्सेशन और कंपल्सन के इलॉजिकल यानी कि तर्कहीन नेचर के बारे में जानते हैं, अधिकतर लोग. हालांकि वे अपने ऑब्सेशन को नियंत्रण करने या अपनी कंपल्सन का विरोध करने में खुद को असमर्थ या इनकैपेबल महसूस करते हैं. OCD अक्सर कीटाणुओं के डर या ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं को एक स्पेसिफिक ऑर्डर यानी कि एक विशिष्ट तरीके से अरेंज करने की आवश्यकता जैसे विषयों पर केंद्रित हो सकता है. लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होते हैं और जीवन भर ये बदलते रहते हैं. अगर इनके लक्षणों की बात की जाए तो OCD के पेशेंट अक्सर ऐसा करते पाए जाते हैं, जैसे कंपल्सिव बिहेवियर, जैसे बहुत अधिक बार हाथ धोना, नहाना, दांत साफ करना, घर और घर के सामान, खाने की वस्तुएं, कार, बाइक जैसी चीजों की बहुत अधिक धुलाई करना, सफाई करना, घर के ताले, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, गैस और ऐसी कोई भी चीज जो सेफ्टी से जुड़ी हो उसको बार बार चेक करना, घर के फर्नीचर, किताबों या अन्य आइटम्स को एक फिक्स्ड पैटर्न में रखने के सख्त नियमों का पालन करना, रिपीटेटिव मूवमेंट्स जैसे कि किसी एक निश्चित
तरीके से या निश्चित संख्या में किसी चीज को छूना, थपथपाना या हिलाना, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। आश्वासन यानी कि रीएश्योरेंस पाने के लिए लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, जैसे कि मान लो कोई कार में बैठने से पहले एक बार कार का गोल चक्कर लगा रहा है, तो इस तरह का बिहेवियर भी ओसीडी के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। खुद के शब्दों की निरर्थक पुनरावृत्ति या मीनिंगलेस रिपीटेशन भी ओसीडी के पेशेंट में देखने को आता है। ये मन ही मन शब्दों या नंबरों को एक निश्चित संख्या में रिपीट करते हैं या खुद के बनाए हुए गुड और सेफ नंबरों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ये बैड थॉट्स और गुड थॉट्स को रिप्लेस भी करते रहते हैं। इनके दिमाग में पहले बैड थॉट्स आता है, फिर उसको गुड थॉट्स से रिप्लेस करते हैं। अगर बात करें मूड की, तो ओसीडी के पेशेंट के अंदर डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, गिल्ट, जिसे हम अपराध बोध बोलते हैं, पैनिक अटैक हो सकता है। इनमें नाइटमेयर्स यानी कि रात में डरावने सपने भी आ सकते हैं। और इनके सपनों में अधिकतर वही मटेरियल होता है जो दिन भर इनके जो दिमाग में डरावने थॉट्स चलते हैं, उसी से रिलेटेड इनको ड्रीम्स भी आते हैं। ओसीडी से जो पीड़ित क्लाइंट होता है, किसी भी चीज के बारे में रिपीटेटिव थॉट्स यानी कि विचारों की पुनरावृत्ति करने की, जैसा कि मैंने कहा, टेंडेंसी पाई जाती है। वह खुद से इमेजिन यानी कि कल्पना करने लग जाते हैं कि कोई भयानक घटना घटने वाली है। कोई सीरियस इंसिडेंट होने की संभावना से संबंधित थॉट उनके दिमाग में लगातार आते हैं और वो चाहकर भी ऐसे विचारों को अपने दिमाग से हटा नहीं पाते हैं। अब ओसीडी से पीड़ित क्लाइंट में अत्यधिक काउंटिंग रिचुअल की टेंडेंसी होती है। काउंटिंग रिचुअल मतलब ये कुछ गिनतियों की गणना करते रहते हैं, कुछ अपना कोड बना लेते हैं, कुछ अपने ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं जिसे बार बार वो रिपीट करते हैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए। और इसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो कि कोई एक व्यक्ति है योगेश, और वो ओसीडी से पीड़ित है, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक की उम्र 5 साल है और दूसरे की उम्र 8 साल है। योगेश जब किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है, तो वह शॉपिंग करते समय बहुत अधिक सिलेक्टिव हो जाता है। जैसे कि वह मॉल में किसी शेल्फ में रखे हुए पहले और दूसरे आइटम्स को खरीदने से बचता है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि वो शेल्फ में रखा पहला या दूसरा आइटम खरीदेगा, तो ऐसा करने से उसके पहले और दूसरे बच्चे को किसी भयानक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। योगेश के अंदर एक और बिलीफ है कि यदि वो अपने बच्चे की उम्र से संबंधित, यानी कि एक तो ये है कि उनका जो पहला और दूसरा क्रम है, प्लस बच्चे का जो एज है, उससे रिलेटेड भी अगर कोई आइटम खरीदेगा, तो उसको अपने जो उसके बच्चे हैं उसको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब योगेश मॉल से पहले और दूसरे आइटम्स को लेने से बचता है, क्योंकि वह उसके बच्चों के क्रम से संबंधित है, और साथ ही उनकी बच्चों से एज से संबंधित जो नंबर है 5वां और 8वां, उसे भी खरीदने से बचता है। अच्छा, काउंटिंग रिचुअल्स करने पर योगेश को ऐसा लगता है कि उसने अपने बच्चों को किसी बड़े खतरे से बचा लिया है। एक तरह से कहा जाए तो योगेश के अंदर पर्टिकुलर नंबर के आइटम्स को ना खरीदने से सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन, यानी कि सुरक्षा एवं संतुष्टि का भाव आता है। काउंटिंग रिचुअल किसी भी रूप में क्लाइंट की जिंदगी का हिस्सा हो सकती है। योगेश जब सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो वह 2 सिगरेट एक साथ पीता है, क्योंकि उसका यह बिलीफ है कि 2 सिगरेट पीने से वह अपने बच्चों पर आने वाले खतरों को टाल रहा है। और जैसे जैसे ओसीडी का इफेक्ट योगेश की जिंदगी में बढ़ता है, तो वो कॉफी और चाय पीते समय भी काउंटिंग रिचुअल, जिसे न्यूमेरिकल रूल्स भी कहते हैं और कई बार इसे मैजिकल थिंकिंग भी कहते हैं, करने लगता है। वो कॉफी और चाय भी अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचकर 2 बार पीता है। यदि कहीं लाइन लगानी पड़ जाए, तो पहला और दूसरा, 5वां और छठा क्रम आने पर, क्योंकि ये उसके बच्चों की एज और क्रम से संबंधित है, उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बस में ट्रेवल करने पर वो दूसरे और इन नंबरों की जो सीट्स है उनको अवॉइड करना शुरू कर दे। अच्छा, योगेश जब इन काउंटिंग रिचुअल्स को कभी भूल जाता है, तो उसके मन में बच्चों को लेकर डरावनी थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और यदि कुछ दिनों बाद किसी भी बच्चे को कोई चोट लग जाती है, भले ही वो भले ही चोट छोटी मोटी हो, तो योगेश के अंदर एक सेल्फ ब्लेम यानी कि आत्म आरोप से रिलेटेड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। योगेश को लगता है कि अगर उसने रिचुअल काउंटिंग ढंग से की होती, तो उसके बच्चों को आज चोट नहीं लगती। इसीलिए योगेश काउंटिंग रिचुअल को और ज्यादा गंभीरता के साथ बार बार करने लगता है। ऐसा करने से उसे लगता है कि बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और रिचुअल्स करने से वह सेल्फ ब्लेम से भी बच जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि योगेश के दिमाग में 2 बिलीफ्स हावी है। पहला यह है कि रिचुअल काउंटिंग करने से उसके बच्चे सुरक्षित रहते हैं, और दूसरा बिलीफ यह है कि रिचुअल काउंटिंग न करने से उसके बच्चे दुर्घटना का शिकार होते हैं। साइकोलॉजी में कहावत है, वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर। इसका मतलब है कि हम चीजों को
वैसे नहीं देखते जैसे कि वे होती हैं, बल्कि हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे कि हम होते हैं। योगेश के केस में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। योगेश के साथ दो चीजें चल रही है। एक तो वह कि वो रिचुअल काउंटिंग करता था, और जब वह बच्चों के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती थी तो योगेश का उसके काउंटिंग रिचुअल्स के ऊपर बिलीफ और मजबूत हो जाता था कि मैंने देखो रिचुअल काउंटिंग करी है और मेरे बच्चों के साथ कोई बुरा नहीं घट रहा है, उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो रिचुअल काउंटिंग करना भूल जाता था, तब उसके कुछ दिनों बाद यदि किसी बच्चे को चोट लगती थी तो उसको उसका ये बिलीफ मजबूत होता था कि देखो मैंने रिचुअल काउंटिंग नहीं करी और मेरे बच्चे दुर्घटना का शिकार हो गए। योगेश के अंदर अपने बिलीफ्स को लेके कंफर्मेशन बायसनेस थी। जब हम कोई बिलीफ बना लेते हैं तो हमारे अंदर बना हुआ ये बिलीफ डिसाइड करता है कि हम अपने आसपास की होने वाली घटनाओं का इंटरप्रिटेशन या व्याख्या किस तरीके से करेंगे। ये लगभग ऐसा ही है कि हमारा दिमाग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किसी चीज को नोटिस करे और किसी चीज को नोटिस ना करे। यहाँ पर कंफर्मेशन बायसेस का मतलब ये है कि जो हम पहले से ही मानते हैं, यानी कि हमारे बिलीफ्स, हमारा दिमाग उस पर्टिकुलर बिलीफ से संबंधित एविडेंस यानी कि सबूत को बड़ा चढ़ा के नोटिस करता है, और जो घटनाएं बिलीफ्स को सपोर्ट नहीं करती हैं उन्हें हमारा दिमाग पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है। और यही चीज योगेश के साथ भी हुई। जब वह काउंटिंग रिचुअल भूल जाता था तो उसका दिमाग लगातार उन घटनाओं पर केंद्रित होता था जब बच्चों को चोट या अनहोनी की शिकार होते थे उसके बच्चे, भले ही वो कई दिनों के बाद हुआ। मान लो योगेश ने आज काउंटिंग रिचुअल करना भूल गया और उसके बच्चे को चोट 5वें दिन लगी, ऐसे में योगेश का दिमाग लॉजिकली ये नहीं सोचेगा कि आज काउंटिंग रिचुअल नहीं किया तो बच्चे को आज ही चोट लगनी चाहिए थी, 5वें दिन नहीं। जबकि योगेश ने दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें दिन लगातार काउंटिंग रिचुअल करता रहा। इस हिसाब से योगेश के बिलीफ के अनुसार बच्चे को 5वें दिन चोट नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि योगेश ने 5वें दिन भी काउंटिंग रिचुअल किया था। लॉजिकल थिंकिंग की कमी के कारण हमारे बिलीफ्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और यही चीज योगेश के साथ भी हुई। योगेश के केस में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षा युक्तियां की अगर बात करें तो पता चलता है कि भविष्य में सेल्फ ब्लेम से बचने के लिए उसने रिचुअल्स काउंटिंग की संख्या बढ़ा दी कि अगर मैं रिचुअल काउंटिंग्स करूंगा और अगर मेरे बच्चों को रिचुअल काउंटिंग करने से चोट नहीं लगेगी तो उसके जो आगे चल के जो ब्लेम आने वाला है उससे मैं बच जाऊंगा। अभी रिचुअलिस्टिक बिहेवियर के कारण योगेश को ऐसे लगने लगा कि उसकी अपनी लाइफ में कंट्रोल या नियंत्रण है, क्योंकि जो लोग ओसीडी के पेशेंट होंगे उनको लगता है कि उनके दिमाग में जो कुछ भी चीजें चल रही हैं, अगर वो लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे और कंपल्सिव बिहेवियर करते रहेंगे तो उनको लगता है कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही चीज योगेश के साथ भी हो रही थी। तो योगेश को ऐसा लगने लगा कि वो अपनी लाइफ को क्या कर रहा है, खुद से कंट्रोल करने लग रहा है। योगेश ने जो प्रचलित सामाजिक धार्मिक रिचुअल्स को ना अपनाकर अपने बनाए गए रिचुअल्स को करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि योगेश ने पहले रिलीजियस बिलीफ सीखे थे अपनी लाइफ में, उनको फॉलो किया। बाद में जो ओसीडी का पेशेंट होता है वो अपने कुछ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को बनाना शुरू करता है और उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। अगर कोई इंडिविजुअल रिलीजियस है तो उसके, और अगर उसके बच्चे रिलीजियस नहीं है तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर अपने बच्चों को लेकर असुरक्षा की भावना से संबंधित विचार आ सकते हैं कि कोई समस्या आने पर ईश्वर उनके बच्चों की सहायता नहीं करेगा। इस असुरक्षा की भावना के चलते वह ऐसे धार्मिक लोगों के संपर्क में आ सकता है जो उसके धार्मिक विश्वास के सिमिलर या अनुरूप हो, और इन धार्मिक व्यक्तियों से वह अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए उपाय पूछ सकता है और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर करना शुरू कर सकता है। अच्छा, ओसीडी के क्लाइंट में रिचुअल्स को ट्रीट करने के लिए बिहेवियरल ट्रीटमेंट होता है जिसे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहा जाता है। इसमें क्लाइंट को जानबूझकर उसके इमेजिनेशन में या रियलिटी में ऐसे स्टिमुलस के साथ एक्सपोज कराया जाता है जिससे उसके अंदर एक्सटेंसिव एंजाइटी यानी कि तीव्र चिंता पैदा होती हो, और साथ ही साथ क्लाइंट को एंजाइटी कम करने के लिए जो वो रिचुअल इस्तेमाल करता है उसको करने से रोका जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट एक कप कॉफी पीता है और उसके बाद उसे दूसरा कप कॉफी पीने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका बिलीफ है कि दूसरा कप पीने से उसके दूसरे बच्चे के लिए अच्छा होगा, और अगर वो नहीं पिएगा तो दूसरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो शुरुआत में दूसरा कप कॉफी ना पीने से क्लाइंट के अंदर जब उसे रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, तो क्लाइंट के अंदर चिंता बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि लंबे समय तक जब ऐसा किया जाता है तो क्लाइंट की एंजाइटी धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लग जाती है। उसको ये समझ में आने लगता है कि मेरे जो रिचुअल ना करने से भी मेरे बच्चे को कोई हार्म नहीं हुआ। जब हम ओसीडी के क्लाइंट को देखें तो उसकी सोशल हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
उसके रिलीजियस बिलीफ्स यानी कि धार्मिक विश्वास के बारे में जानना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि धार्मिक विश्वासों के कारण व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक विश्वास हमें पाप यानी कि सिंस जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं, और साथ साथ अगर पाप किया और उसके बाद का जो पनिशमेंट है, जो सजा है, उसके बारे में भी हमें रिलीजियस बिलीफ बताते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लाइंट को उसके बचपन में बोला गया था कि वह अपने सारे पापों को ईश्वर के सामने माफी मांग ले। वह अपने तो वो जो बच्चा था वो कन्फेशन करने के लिए गया और अपने कुछ पापों को उसने कन्फेस किया, पर कुछ पाप वो कन्फेस नहीं कर पाया। तो जिस चीज को लेके वो कन्फेस नहीं कर पाया, उसको लेके एक गिल्ट आ गया कि उसने झूठ बोला है, और झूठ बोलने की रिलीजन में सजा है कि उसको क्या कहते हैं, जब वो मरेगा और वो नर्क में जाएगा तो उसको हमेशा वहां पे पीड़ा सहनी पड़ेगी, जिसके कारण से क्लाइंट के अंदर डरावने सपने आने शुरू हो गए कि उस सपने में देखता था कि उसकी आत्मा कहीं नर्क में फंसी हुई है और उसको पीड़ा दी जा रही है। इस तरह सपने बार बार आने से क्लाइंट को ये यकीन हो जाता था कि उसके साथ भविष्य में कुछ गलत होने वाला है, और इस संभावित गलत से, जो कि काल्पनिक है, उससे बचने के लिए क्लाइंट कुछ रिचुअल्स को करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, ताकि वह अतीत के पापों से भविष्य में बच सके। ओसीडी के क्लाइंट के ऊपर उसके पेरेंट्स का भी इफेक्ट हो सकता है। कई परिवारों में साफ सफाई का और चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखने का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और जब बच्चा ऐसा करने में असफल हो जाता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसलिए जो अर्ली एज की लर्निंग्स हैं, तो एज ए हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो नहीं। कई बार ऐसा देखने में आया कि क्लाइंट अपने जीवन में कुछ दुर्घटनाओं को देखता है, और उन दुर्घटनाओं का उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो अपनी ही ऊपर उन दुर्घटनाओं को जनरलाइज करना शुरू करता है, जिसे हम ओवर जनरलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बाजार में मान लो कहीं घूम रहा था और वहां पर उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट देखा, और उस एक्सीडेंट को देखने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये एक्सीडेंट मेरे बच्चे के साथ हुआ होता तो क्या होता। तो वो क्या कर रहा है कि एक जो एक्सीडेंट उसने देखा है उसको अपने ऊपर जनरलाइज कर रहा है, और जनरलाइज करने से उसके दिमाग में अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए हैं, और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स एक लेवल के बाद इतना बढ़ जाते हैं कि वो कंट्रोल से भी बाहर निकल जाते हैं। और जब वो कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं तो जिन लोगों का जो बिलीफ गॉड के ऊपर होता है, वो ईश्वर से सहायता मांगना या प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, और कई बार ऐसा करने पर उन्हें अस्थायी रूप से टेम्परेरी आराम भी मिल जाता है। उनका ये जो टेम्परेरी रिलीफ होता है, ये डिस्ट्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि वो एंग्जाइटी वाली चीज को ना सोचकर क्लियर कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन हुआ तो उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। पर ओसीडी को पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि उसने ईश्वर से कुछ मांगा और उसके बाद उसको थोड़ा सा आराम मिल गया, तो बार बार इन जो प्रार्थना या इस तरह की चीजें होती है वो करना शुरू कर देता है। जैसे उसके दिमाग में कोई थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है, और वो इस तरह की प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कर देता है। और जब कभी वो अपने रिचुअल को नहीं करता है तो उसके अंदर एक्सेसिव एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि कुछ बुरा घटने वाला है। आगे चलते हैं कि किसी व्यक्ति को ये भी लग सकता है, जैसे अभी तो हमने बात करी, अब दूसरा केस लेके चलते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि उसके शरीर में या आसपास की वस्तुओं में वायरस या बैक्टीरिया है, और अपने आप को या वस्तुओं को बार बार धोना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। एक बार धोने के बाद भी ओसीडी के मरीज के दिमाग में अक्सर अनचाहे विचार चलते रहते हैं, शायद हाथ सही से धुले नहीं है, घर की सफाई ठीक से नहीं हुई है। इस तरह के विचार दिमाग में बहुत अधिक संख्या में आते हैं, जिसके कारण से उस व्यक्ति का ध्यान ना चाहते हुए भी इन विचारों की ओर जाता रहता है, और उसे लगने लगता है कि उसके हाथ घर या संभावित दूषित वस्तु को ना धोया गया तो कुछ खतरनाक या जानलेवा हो सकता है, और वह बार बार हाथ धोने या घर के उस हिस्से को साफ करने में विवश हो सकते हैं। रोगी के मन में अपने प्रियजनों के बारे में भी ऐसे विचार आ सकते हैं, कहीं वो वायरस से दूषित तो नहीं हो गए। तो यदि किसी के दिमाग में इस तरह के विचार आ रहे हो तो हमको ये समझना जरूरी है कि उन्हें काल्पनिकता यानी कि इमेजिनेशन और वास्तविकता रियलिटी में अंतर करना सीखना चाहिए। उन्हें खुद से पूछने की आदत डालनी चाहिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या मेरा वास्तव में किसी ऐसी परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति से संपर्क हुआ है जो कि दूषित हो। यहाँ पर एक चीज समझ लेनी है कि जब आप कहीं बाहर गए हो, खास करके आजकल कोविड-19 का माहौल है, जब कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है तो बचाव के लिए अच्छी तरह हाथ धोना एक नॉर्मल प्रोसेस है, और लॉजिकल भी है, तार्किक भी है। लेकिन हाथ धोने के बाद यह लगना कि कहीं वायरस हाथ में तो नहीं रह गया, और फिर बार बार हाथ धोते रहना, यहाँ पर दिक्कत की बात है। यहाँ पर व्यक्ति को अलर्ट और तार्किक यानी कि लॉजिकल होने की जरूरत है कि मैंने एक बार अच्छे से हाथ धो लिए हैं, तो फिर हाथ धोने की जरूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखें कि जब हाथ या घर धो रहे हैं तो खुद से बार बार कहें
कि मैंने हाथ अच्छे से साफ कर लिया है या घर अच्छे से साफ कर लिया है। धोने की प्रोसेस में जागरूकता के साथ, यानी कि माइंडफुलनेस के साथ करें। असल में देखा गया है कि जो ओसीडी के मरीज होते हैं उनके अंदर एक आदत पाई जाती है कि जब वह कोई काम कर रहे होते हैं तो उस समय उनके दिमाग में कोई और विचार चल रहे होते हैं, जिस कारण से वो धोने की प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि धोने की प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते तो वो जो मेमोरी बननी चाहिए कि मैंने हाथ धो लिया है, तो वो कभी भी मेमोरी प्रोसेस नहीं हो पाती है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि उन्होंने हाथ अच्छे से धोया या नहीं धोया, या लॉक अच्छे से लगाया या नहीं लगाया। अगर हम कुछ थ्योरीज की बात करें कि थ्योरीज ओसीडी को किस तरीके से डिफाइन करती है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी की। इसके अनुसार जो कंपल्सिव सिम्टम्स हैं, ईगो के द्वारा एंजाइटी को कम करने का प्रयास के कारण पैदा होते हैं। जब व्यक्ति के दिमाग में सोसाइटी के द्वारा डिसाइड किए गए अनएक्सेप्टेबल थॉट्स आते हैं, तो इससे इंडिविजुअल के अंदर एंजाइटी पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होता है और या गिल्ट पैदा होता है, और उस गिल्ट से बचने के लिए उस व्यक्ति का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। तो वो कोई कंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है। अगर लर्निंग थ्योरीज की बात करें तो लर्निंग थ्योरीज कहती है कि जो रेनफोर्समेंट होता है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके बाद जो हमें रेनफोर्समेंट मिलता है किसी भी रिस्पॉन्स को करने के बाद, तो हमारा उस रिस्पॉन्स को करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम योगेश के केस में देखें तो बच्चों को कोई नुकसान ना हो, जब वो इससे संबंधित एंजाइटी योगेश के अंदर बढ़ जाती है, तो इसीलिए उसने रिचुअलिस्टिक बिहेवियर करना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ताकि वो भविष्य में आने वाले नुकसान से अपने बच्चों को बचा सके। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर करने के बाद उसकी एंजाइटी टेम्परेली कम हो जाती है और वह रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को एनफोर्समेंट के कारण बार बार करना शुरू कर देते हैं। और अगर इसी को समझने के लिए कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें, ओसीडी के लिए उत्तरदायित्व की अत्यधिक भावना, यानी कि एक्सेसिव फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट, यानी कि अपराध बोध को मुख्य कारण मानता है। यदि कोई ओसीडी का पेशेंट अपने दिमाग में आने वाले ऑटोमेटिक विचारों को वास्तविक मानने लगे और वह खुद के या दूसरों के नुकसान के लिए जिम्मेदार खुद को मानने लगे, तो इस तरह के थॉट प्रोसेस के कारण वो खुद को या दूसरों को बचाने के लिए उसको लगता है कि उसको कुछ विशेष करने की जरूरत है। ऐसा अक्सर तब होता है जब किसी व्यक्ति को उसकी अर्ली लाइफ में कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचरण से संबंधित नियम सिखा दिए जाते हैं और उन्हें तोड़ने पर बहुत ही गलत माना जाता है, जिसके कारण से उस व्यक्ति के अंदर गिल्ट आ सकता है और उस गिल्ट से बचने के लिए वो मेंटल एक्ट या रिचुअलिस्टिक बिहेवियर करना शुरू कर सकता है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं कहना चाहूंगा कि ओसीडी अगर किसी को है तो हम हर किसी की लाइफ में मिस हैपनिंग होना, दुर्घटना होना एक सामान्य सी बात है। आगे या पीछे कम या ज्यादा मात्रा में हर किसी के साथ ये चीजें होती हैं। किसी चीज के बारे में बार बार सोचने से एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाह्य परिस्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जो हमारा बिलीफ होता है कि हम यहाँ सोचेंगे, अपने दिमाग में कोई प्रेयर करेंगे और आउटर वर्ल्ड की कोई चीज चेंज हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अनचैलेंज्ड बिलीफ्स जो होते हैं, ऐसा विश्वास जिन्हें हमने कभी चैलेंज नहीं किया, वह हमारी जिंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण हो सकते हैं, ओसीडी का कारण हो सकते हैं। अतार्किक डर यानी कि इरेशनल फियर का कारण क्लाइंट के खुद के कथन या स्टेटमेंट में देखने को मिलता है। अगर पेशेंट के साथ बात करें तो जो उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, जो उसका बिलीफ्स होता है, तो वहां पर हमें उसका सोर्स मिलता है। तो इन सब चीज के साथ मैं अपने यहाँ पर वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं हमारी मॉडरेटर मिस स्निग्धा मिश्रा से कहूंगा कि जो हमारे सेकंड स्पीकर है उनको इनवाइट किया जाए। थैंक यू डॉक्टर भट्ट, आपने बहुत अच्छे केसेस के थ्रू हमें एग्जाम्पल्स दिए और बहुत अच्छे से पूरा डेवलपमेंट एंड डिफरेंट थ्योरीज के साथ पर्सपेक्टिव्स दिए ओसीडी के लिए। एंड हम ऑब्वियसली क्वेश्चंस लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लोगों को कि चैट बॉक्स में प्लीज अपने क्वेश्चंस दें। स्पीकर हमारे अगले डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हैं। थैंक यू स्निग्धा जी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर राजेश भट्ट, आपने बहुत अच्छा क्लियरेंस दिया, सब समझा दिया है। मैं थोड़ी चीजें जस्ट ऐड करूंगा। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ओसीडी और देयर इज वन इज ऑब्सेसिव कंपल्शन सिम्पटम, जिसे ओसी सिम्पटम कहते हैं। ओसी सिम्पटम लगभग हम सब में थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी लाइफ में आता रहता है। ओसी सिम्पटम का मतलब हुआ कि बार बार कोई एक ही चीज दिमाग में आना
और या उसको रिपीट करके हमें करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो अपना रोल नंबर 2-3 बार चेक करने लग जाते हैं, करते हैं सभी लोग। या कभी हम लोग बाहर जा रहे होते हैं, सपोजेडली हम वैकेशन पे जा रहे हैं, तो अपना घर का दरवाजा 2-3 बार चेक ही कर लेते हैं, गैस वैस भी 1-2 बार कई बार लोग चेक करते हैं। या कोई बहुत गंदी चीज छू ली, गलती से छू गई, 2-3 बार हाथ धो लिया फिर भी चेक कर लिया। ये ओसी सिम्टम है। सब में कभी ना कभी डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस, जिस चीज से आदमी स्ट्रेस रहता हो उस चीज पे कभी ना कभी थोड़ा बहुत दिमाग में वो थॉट्स रिपीट आते हैं और वो आदमी उसको निगेट करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। दैट इज कंपल्सिव सिम्पटम। अच्छी बात यह है कि नॉर्मली हमारे दिमाग में कोई भी थॉट टिकती नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सर्किट है जिसमें थॉट्स आती हैं और बाहर निकल जाती हैं। जैसे गेटवे, इधर से रास्ते से गेट पे कोई थॉट आई और दूसरे रास्ते से निकल गई। ये गेट कुछ न्यूरोट्रांसमीटर मेंटेन करते हैं, जैसे सेरोटोनिन। होता क्या है ओसीडी में, ये गेटवे गड़बड़ा जाता है सेरोटोनिन की कमी की वजह से। थोड़ा सा गेट गड़बड़ा गया, अब जो थॉट आई वो रुक गई। नॉर्मली हमने बताया कि जैसे रोल नंबर कोई चेक कर रहा है, 1-2 बार चेक किया उसने, या जो लिखा उसने चेक किया, उसके बाद रिलीव हो जाता है। गंदी चीज छू ली, थोड़ी देर बाद अपना हाथ धो के रिलीव हो गया। तो कोई रिपीट थॉट नहीं आते, उससे रिलेटेड कोई इमेजेस दिमाग में नहीं आती, उससे रिलेटेड कोई एंजाइटी नहीं होती। अब हो गया, दिमाग अपने आप समझ जाता है हो गया, थॉट आई थी चली गई। सभी को कभी ना कभी लगता है कि कहीं गलती से कुछ गलत तो नहीं पढ़ दिया, पूजा तो गलत नहीं हो गई, थोड़ा बहुत अपना देख लिया। ओसीडी में ये सर्किट थोड़ा सा गड़बड़ा जाने की वजह से ये थॉट्स बार बार आते रहते हैं और उसकी वजह से एंजाइटी होती रहती है। अगर ये एंजाइटी और थॉट्स लगातार आते रहते हैं 2 हफ्ते से ज्यादा, तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है। खास बात इसकी ये कि इसमें ओसीडी में ये थॉट्स पता होते हैं पेशेंट को या सफर करने वाले को कि भाई ये गलत है, ऐसा मेरे हाथ साफ हो गए, लेकिन फिर भी वो उन थॉट्स को हटा नहीं पाता कि नहीं ये गंदे हैं, और फिर भी वो हाथ धोता रहता है। या ताला मैंने बंद कर दिया है, ही नोज, डिस्पाइट दैट जब वो अंदर टीवी देखने बैठता है तो फिर भी उसके दिमाग में आता है ताला बंद नहीं है, फिर वो वापस जाता है चेक करता है। और ये थॉट्स रिपीट होते रहते हैं, बार बार करता रहता है, जिसकी वजह से 2 वजह से बहुत घबराहट होती है। एक तो ये थॉट्स एंशियस होते हैं, एंजाइटी प्रोवोकिंग होते हैं, और दूसरा ये थॉट कि मुझे पता है ये नहीं है, मुझे छोड़ना है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इस वजह से पेशेंट्स की एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ी रहती है, जिसकी वजह से 3-4 अलग अलग टाइप के सिम्टम आते हैं। वो 4 टाइप के सिम्टम है। एक तो एंजाइटी, दूसरा चिड़चिड़ाहट, इरिटेबल। आमतौर पर ओसीडी पेशेंट चिड़चिड़ाने लग जाते हैं क्योंकि वो अपने आप से परेशान होते हैं, बार बार पता भी है नहीं साफ करना है फिर भी साफ कर रहे हैं तो चिड़चिड़ाते हैं, या किसी और से कह रहे हैं वो नहीं उतना मान रहा तो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, गुस्सा आने लग जाते हैं। या बिकॉज ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस दे गेट डिप्रेस्ड अबाउट देयर कंडीशन, कि शायद मुझसे ये अब ठीक नहीं होगा, या अब मैं सुबह से शाम तक यही कहता रह जाऊंगा तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ का कुछ रह ही नहीं जाएगा। These negative thoughts either they predispose the person to depression or substance, यानी नशा करना। तो बेसिकली ओसीडी 14 दिन से ज्यादा एक ही बार बार थॉट्स का रिपीट होना, उन थॉट्स का जिनके बारे में हमें पता है कि वो गलत हैं, जिन्हें हम रोक नहीं पा रहे, उनका होना। उस समय भी आना जब हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं तब भी आते रहे, और हमारे लाख चाहने पे भी हटा ना पाना। ये थॉट्स के बार बार आने को ऑब्सेशन कहते हैं, और बार बार करते रहने को, उससे रिलेटेड काम को कंपल्शन कहते हैं। और अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाए, लगातार हो रहा हो, तो उसे ओसीडी कहते हैं। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
सिम्टम्स ऑब्सेसिव कंपल्शन के साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट, कभी कदार नशा करना और नींद में दिक्कत साथ साथ में। जैसा कि मैंने बताया कि होने की वजह इसमें अगर न्यूरोबायोलॉजिकली लें तो उस सर्किट का गड़बड़ा जाना है जो हमारे थॉट प्रोसेस को क्लियर करता है, जो सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर से रिफ्लेक्ट मेंटेन होता है। मैनेज करने के तरीके एक्चुअली 3 हैं और सबसे अच्छा ये है कि कोई भी 2 तरीके कंबाइन करके किए जाएं। 3 तरीके हैं, एक तो मेडिकेशन, यानी हम किसी तरह सेरोटोनिन को बढ़ा दें, बढ़ जाएगा तो ये मैनेज होने लग जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम वो जो थॉट्स ही आ रहे हैं उनको मैनेज करना सीखें, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से होता है, या हम अपने बिहेवियर को इतना इंप्रूव कर लें कि हम उस एंजाइटी को फेस करना सीख जाएं, जो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन से होता है। आइडियल कंडीशन में ओसीडी में मिनिमल मेडिकेशन के साथ साइकोथेरेपी होनी चाहिए। सबसे आइडियल कंडीशन यह है कि कोई 2 चीजें साथ में हो। लेस आइडियल यह है कि पेशेंट चूज कर ले दोनों में से कोई एक, मेडिकेशन या साइकोथेरेपी। और प्रॉब्लम इसमें यह है कि बाकी बीमारियों के कंपैरिजन में, बाकी डिप्रेशन हो चाहे एंजाइटी हो, ओसीडी में रिस्पॉन्स आने में मिनिमल 3 से 6 महीने लगते हैं, चाहे आप मेडिकेशन लें चाहे थेरेपी कराएं, कोई भी थेरेपी कराएं, चाहे सीबीटी हो, चाहे साइकोथेरेपी हो, चाहे मेडिकेशन लें। मेडिकेशन का भी जो डोज होता है वो कंपेरेटिवली डिप्रेशन के कंपैरिजन में 3 या 4 गुना ज्यादा चलता है, जिसको बिल्डअप करने में ही लगभग 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। और थेरेपीज में भी इट टेक्स मिनिमम 12 से 20 सेशन, और हर हफ्ते का एक सेशन मान लें तो लगभग 4 महीने, 3 से 4 महीने तो लगने ही 5 महीने। पेशेंट को पेशेंस चाहिए होता है उसको मैनेज और मेंटेन करने के लिए। ओसीडी में जो मेडिकेशंस चलती हैं, एक क्वेश्चन आया था कि इनसे जो है दिमाग पे नुकसान कितना होगा। दिमाग पे नुकसान के लिए दवाएं नहीं बनाई जाती। दवा कोई भी बनती है वो 30 साल के रिसर्च के बाद बनती है, या इवन थेरेपी भी कोई निकल के आती है तो कम से कम 8-10 साल लोगों पे टेस्ट होती तब आपको मिलती है। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हर चीज नोन होती है कि दवा आने से पहले ही, मार्केट में आने से पहले पता होता है कि उससे किस डोज पे कितने साइड इफेक्ट होंगे, कितने % पेशेंट में होंगे और उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप सुपरविजन में ले रहे हैं, कोई साइकेट्रिस्ट आपको मेडिकेशन दे रहा है और वो आपको सुपरवाइज कर रहा है, आप रेगुलर उसके पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अगर कोई भी साइड इफेक्ट हल्का सा भी होगा वो पूछता रहेगा और दवा चेंज कर देगा। ओके, अदर देन दैट कोई भी ऐसी चीज, जैसे बहुत से ओसीडी वालों को तो मेडिकेशन से रिलेटेड ही थॉट्स आते रहते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि ओसीडी में जो मेडिकेशंस यूज हो रही हैं वो सारी की सारी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं मोस्टली, थोड़ा बहुत कभी सपोर्ट करने के लिए लो डोज एंटी साइकोटिक्स भी यूज होती हैं। ये सारी मेडिकेशन लगभग 20-30 साल से हैं और इनको अगर हम लोग प्रॉपरली यूज करें तो 3 से 6 महीने में ओसीडी में इंप्रूवमेंट आता है। अगेन आई एम सेइंग, आइडियली पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन के साथ कोई ना कोई साइकोथेरेपी करानी चाहिए, क्योंकि पेशेंट मेंटेनेंस यानी दवा विड्रॉ होने के बाद पेशेंट मेंटेन अगर कोई थेरेपी पे रहता है तो बहुत ही अच्छा है, या अगर दोनों साथ में करता है तो इनिशियली, क्योंकि थेरेपी से इम्पेशेंस हो जाता है थोड़ा, शुरुआत में जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आता है, एंग्जाइटी इतनी होती है, तो इनिशियल जो कवरेज रहता है मेडिकेशन से बहुत अच्छा रहता है। दोनों ही केसेस में जब मेडिकेशंस चल रही हो या थेरेपी चल रही हो तो जो इनिशियल 1-2 महीना होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट, ये समझ लें कि ऐसा लगता नहीं कोई खास इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फिर भी मेंटेन खुद को थेरेपी में रहना होता है या मेडिकेशन पे रहना होता है, तभी जाके आफ्टर 2-3 मंथ्स इम्प्रूवमेंट अच्छा शुरू होता है। When we talk about
द पर्टिकुलर मेडिकेशन जिसकी वजह से कोई दिक्कत, कोई भी CBT इज बेटर। द क्वेश्चन हैज कम, कोई मेडिकेशन जो है MBCT माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी इज गुड और CBT, both are effective. Now if I have to say कि कोई मेडिकेशन ले या थेरेपी कराए, अगर एक ही चूज करना हो तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की चॉइस पे। पेशेंट जो है थेरेपी में रहना अगर चाहता है तो उसमें कंप्लायंस ज्यादा चाहिए होता है, पेशेंट को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। थेरेपी में रहने के लिए आदमी को कम से कम 1 घंटा डेली देना पड़ता है, हाफ एन आवर टू 1 आवर देना ही पड़ता है। मेडिकेशन लेना इजी पड़ता है। वन थिंग, थेरेपी में वन हैज टू पुट ऑन, चाहे ERP करा रहे हो, थोड़ा सा चीजें फेस करना ही पड़ेगा। ERP में पर्टिकुलरली एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन में पर्टिकुलरली ऐसा है कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी फेस करनी पड़ेगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ERP का जो प्रिंसिपल है कि हमारा जो एंजाइटी का ग्राफ होता है वो जब हम एक्सपोज होते हैं तो बढ़ता है और ग्रेजुअली फ्लैटन होता है। जो फ्लैटनिंग हम लोग बात करते हैं कि रिपीटेड, जैसे एक एग्जाम्पल ने देसी भाषा में कि मान लो कोई आदमी अंधेरे से डर रहा है, शाम को डरना शुरू हुआ, धीरे धीरे उसका डर बढ़ता चला गया, रात से शाम में या शाम से होने से पहले ही डर शुरू हो गया। अगर हम उसको एक्सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है नहीं, घबराहट पहली बार तो होती ज्यादा, फिर थोड़ी देर बाद होना कम होती है, 10-12 बार एक्सपोज होने के बाद लगता है ये तो नॉर्मल चीज है, पता भी नहीं चलता। लेकिन पहली बार जब वो एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन में बैठता है तो उससे एंजाइटी फेस करनी पड़ती है। सो आइडियली अगर मैनेज करना है तो इट इज बेस्ट कि आप मेडिकेशन के साथ साइकोथेरेपी कराएं। अगर पर्सनल चॉइस है और आप चॉइस करना चाहते हैं तो हमेशा जान लें कि थेरेपी में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगती है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट दे आर ऑलमोस्ट एज गुड एज मेडिकेशन। तीसरी जरूरी बात कि अगर आप कुछ पेशेंट्स में तो मेडिकेशन ऑलमोस्ट कंपल्सरी है क्योंकि वो वायलेंट हो जाते हैं या थेरेपी में कोऑपरेट ही नहीं करते कि आके कोऑपरेट करें, 1-1 घंटे बैठें, या थेरेपी को समझ ही नहीं पाते कि हम समझेंगे नहीं समझेंगे। फैमिली मेंबर्स का रोल बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते हैं तो ही थेरेपी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। OCD बेसिकली बार बार रिपीटेड थॉट्स और रिपीटेड एक्टिविटीज का होना है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 वीक। वो किसी भी तरीके से सामने आ सकता है। मोस्ट कॉमनली वो रिपीटेड थॉट्स होते हैं कि हाथ गंदा रह गया है, बार बार हाथ धो रहे हैं, फिर उसकी वजह से हाथ में प्रॉब्लम, या बार बार चेक करते हैं, या थॉट्स आ सकते हैं कि सामान ठीक से नहीं लगाया, उसको लगाने के आ सकते हैं, या पूजा सही से नहीं की, दिस इज रिलीजियस टाइप ऑफ ऑब्सेशंस रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं whatever prayers they are doing, या दे कुड बी, वो भी हो सकते हैं कि ये चीज हमको जो है कहीं किसी को मार ना दें, बार बार थॉट्स आती रहती हैं एंड दे स्टार्ट अपोजिंग दैट थॉट, या न्यूमेरिकल काउंटिंग जैसा कि राजेश साहब ने बताया। सो देयर आर डिफरेंट 6-7 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस, पर उनका 2 हफ्ते से ज्यादा रहना और सब्सटेंशियली रहना इज OCD। होने की बजाय न्यूरोबायोलॉजिकली अगर लें तो एक सर्किट का गड़बड़ा जाना है जिसे जो मेंटेन करता है थॉट फ्लो को। दैट सर्किट इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय सेरोटोनिन, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। थॉट्स मैनेज करने के जो OCD मैनेज करने के तरीके हैं उनमें 3 मेजर तरीके हैं, मेडिकेशंस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट वाइज अगर आप जाएं तो बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कि आप CBT या एक्सपोजर रिस्पांस थेरेपी के साथ मेडिकेशन लें। अगर कोई एक चूज करना पड़ता है तो इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द पेशेंट एंड द टाइप ऑफ पेशेंट। चॉइस ऑफ द पेशेंट बेसिकली वन हैज टू कंसीडर, एवरी पेशेंट हैज टू कंसीडर कि अगर आप थेरेपी कराते हैं तो थोड़ा सा तो तकलीफ आपको डील करनी ही पड़ेगी। सेकेंडरली प्रेग्नेंट वुमेन में या एजेड लोगों में जिनमें मेडिकेशन बहुत सारी चल रही होती है, इट इज प्रेफरेबल कि हम लोग साइकोथेरेपी से स्टार्ट करें, या बच्चों में है तो साइकोथेरेपी इज प्रेफरेबल ओवर मेडिकेशन। मेडिकेशन इज प्रेफरेबल अगर पेशेंट वायलेंट है, कोऑपरेट नहीं करना चाहता या मेहनत नहीं कर सकता, 1-1 घंटे आधे घंटे हम नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं कर रही फैमिली, तो इट इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट कि आप जो हैं मेडिकेशन पे चले जाएं। एज फार एज
मेडिकेशंस दे आर कंसर्न और थेरेपी इज कंसर्न, दोनों ही केसेस में 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। इम्प्रूवमेंट आता है, डेफिनेटली आता है, कुछ लोगों में कम जरूर आता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आता है। अगर मेडिकेशन चलती है तो मिनिमम पीरियड ठीक होने के बाद 6 महीने बाद विड्रॉ की जा सकती है। सेम इज ट्रू फॉर द थेरेपी। आपने एक बार थेरेपी सीख ली, सीबीटी का तो एम ही यही है कि आपको पेशेंट को अपना थेरेपिस्ट बना देना, और एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन में भी आप टेक्निक सीख जाते हैं। आप फॉलोअप में रह सकते हैं अपने थेरेपिस्ट के, एंड देन आफ्टर 6 महीने के आप ठीक होने के बाद दवा विड्रॉ या थेरेपी विड्रॉ हो जाती है। बहुत अच्छा चला तो 2 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर बहुत लंबा ओसीडी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे थेरेपी हो चाहे मेडिकेशन हो, थोड़ा वेट करना पड़ता है ओसीडी में। ओसीडी एकदम से चुटकी में जाने वाली चीज नहीं होती है। जस्ट ऑल बी एश्योर्ड कि जो मेडिकेशन भी चल रही होती हैं वो मेडिकेशन बहुत रिसर्च के बाद आती हैं। हमारे देश में तो पहले यूएस वगैरह से अप्रूवल हो जाता है, यूएस वाले खा लेते हैं, यूरोप वाले खा लेते हैं, तब आती है। तो डोंट वरी, वो 20-30 साल अपना पहले रिसर्च कर लेते हैं, वो 5-10 साल अपने यहाँ चला लेते हैं, तो हमारे यहाँ आती है। हम लोगों को इतना पता रहता है किस परसेंटेज ऑफ पेशेंट में, किस टाइप के पेशेंट में, किस डोज में कौन सा साइड इफेक्ट आएगा। और अगर आप साइड इफेक्ट से इतना डरते हैं तो ये जान लें, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके अंदर चली जाए उसका साइड इफेक्ट ना हो, चाहे वो शक्कर और नमक ही क्यों ना हो। एज सिंपल एज दैट। नमक भी ज्यादा चला गया, किसी को सूट नहीं करता तो बीपी बढ़ जाता है। शुगर किसी को सूट नहीं करी, कई हलवाई भी होते हैं वो बड़े मोटे मोटे होते हैं, वो खाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बड़े दुबले पतले लोगों को जिनको सूट नहीं करती उनको डायबिटीज हो जाता है। तो इट इज अनइम्पॉर्टेंट कि आप क्या ले रहे हैं। मेडिकेशन भी अगर आप ले रहे हैं, आप सुपरविजन में हैं, रेगुलर आप टेस्ट हो रहे हैं, आप डॉक्टर से मिल रहे हैं आपके, तो ही विल टेक केयर ऑफ यू। ही नोज किस परसेंट पेशेंट में कितने में क्या हो सकता है, और आपसे रेगुलर क्वेश्चन पूछ लेगा। एंड दैट इज इट। होप एवरीवन टेक्स केयर ऑफ इट वेल। आप लोगों को इसका फायदा हो। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शाश्वत फॉर बीइंग विद अस। एंड आपने बहुत ही अच्छे तरह से इंटरवेंशंस के पर्सपेक्टिव से समझाया, उससे थिंग्स बहुत क्लियर हो जाती है। एक क्वेश्चन आया है कि ऑब्सेसिव थॉट्स और डिल्यूजनल बिलीफ में क्या ये दोनों एक ही चीजें होती है? ये पूजा ने पूछा है। ऑब्सेसिव थॉट्स एंड डिल्यूजनल बिलीफ्स, आर दे द सेम? नो। ऑब्सेशन मैंने बताया कि पेशेंट को पता रहता है, उसकी एंजाइटी की एक मेजर वजह ये होती है, उसे पता होता है कि भैया मेरे तो ये थॉट गलत आ रही है, मेरा हाथ तो साफ है पर मैं करूं क्या, हाथ थॉट आ रही है, गंदा धोना ही पड़ेगा। उसको ये पता होना। डिल्यूजन में ऐसा नहीं होता, उसको पक्का यकीन होता है मेरे हाथ गंदे हैं। दोनों में फर्क है। हम जब पेशेंट से पूछते हैं ना, बात करते हैं, तो पेशेंट कहता है कि नहीं मेरे दिमाग में आता रहता है, मैं क्या करूं, आई कांट स्टॉप इट। मुझे पता है मेरे हाथ साफ है, मुझे पता है ताला बंद है, मुझे पता है कि मैंने नमाज सही पढ़ी है, या मुझे पता है कि मैंने जो है सब काम सही कर लिया है, पर मेरे दिमाग से हट नहीं रहा। Whereas in delusion, they are very sure कि मेरे हाथ गंदे हैं। हम कहें भी भाई साहब आपके हाथ साफ हो गए, नहीं बहुत गंदे डॉक्टर साहब, आपको नहीं दिखता, आपकी आंखों में दिक्कत है, परिवार वाले पागल हो गए हैं, इनको दिखता ही नहीं है। दिस इज डिल्यूजन एंड ऑब्सेशन। साहब मेरे हाथ साफ हैं, मुझे पता है साफ है, मैं क्या करूं, हाथ धोते ही रहता हूं। फर्क समझ में आया? दैट इज ऑब्सेशन। पता होना, पेशेंट को नॉलेज होना। एंड द सेकेंड डिल्यूजन, जिसमें पेशेंट का बिल्कुल फिक्स होना, भैया मेरा तो गंदा है ही नहीं, तुम चाहे जो कर लो, घर वाले भी गलत है, तुम भी गलत हो, कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आया है, इज देयर एनी क्योर फॉर ओल्ड पीपल विद सेवियर ओसीडी? डियर, अगर बहुत ओल्ड है और बहुत सेवियर ओसीडी है, देन वी हैव टू मेक अ चॉइस। अगर क्योंकि ओल्ड पेशेंट जब हो जाते हैं, दे गेट वेरी रिजिड, और वो शायद थेरेपी में बहुत ओल्ड है तो सपोर्ट ना करो, तो बहुत लो डोज मेडिकेशन से ही आपको शायद सपोर्ट लेना पड़ेगा। समझदार पेशेंट होता है, कोऑपरेट कर रहा होता है, ओल्ड पेशेंट में इट इज प्रेफरेबल कि हम लोग थेरेपी करें, सपोर्ट। लेकिन ओल्ड पेशेंट क्योंकि बहुत रिजिड हो जाते हैं, लंबे समय से होता है, इन दैट केस वी मे हैव टू स्टार्ट विद मेडिकेशन। आइडियली दोनों समझा बुझा के शुरू कर लें तो अच्छा है कि थेरेपी भी चलेगी और आप थोड़ा कोऑपरेट करें, मेडिकेशन थोड़ा सा रिलीफ रहेगा आपको। एक सवाल और है कि ओसीडी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। ओसीडी के अंदर क्या होता है कि एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है, जबकि जो ओसीपीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर परफेक्शनिज्म और
ऑर्डरलीनेस के साथ साथ जो मेंटल और इंटरपर्सनल कंट्रोल करने की एक फीलिंग होती है। और ये जो ओसीपीडी के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जब ये कोई काम को शुरू करते हैं तो ये उस काम को खत्म करके ही मानते हैं, यानी कि जो उनका बीच का लेजर टाइम होता है, आराम करने का समय होता है, उसे भी अवॉइड कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे फ्रेंडशिप को भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें अपना हर एक काम एक परफेक्ट तरीके से करने की आदत होती है। सर आप ऐड करेंगे कुछ? देखिए, दोनों में फर्क है, नाम में ही फर्क है, बीच में पी लगा है एक में। ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो एक लाइफ में एक पर्सन के चेंज आपको मिलेगा, 15 दिन, 1 साल, 2 साल से चेंज आया। यू विल बी नोइंग कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। मान लीजिए पिछले 6 महीने से ऐसा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इट्स अ डिसऑर्डर। जैसा आदमी है उसके ऊपर, जैसे हाथ टेढ़ा भी है अगर तो टूटा है, दैट इज ओसीडी। पहले तो इतना साफ सफाई नहीं करता था, अब जा करने लग गया है। अब ये जो है 10 बार हाथ धोता है, 20 बार हाथ धोता है। ओसीपीडी के पी में ही प्रॉब्लम है। पी इज पर्सनैलिटी। फैमिली मेंबर बताएंगे या पेशेंट ही पहले से बताएगा कि मैं तो बचपन से ही ऐसा था, मैं ऐसा ही रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा काम करने का तरीका ही यही है। और दूसरा फर्क ये है उसमें एंजाइटी। ओसीडी वाले में एंजाइटी होती है क्योंकि थॉट्स अलग से आते हैं, उन्हें पसंद नहीं आते, बार बार आ रहे होते हैं, बहुत एंशियस होते हैं। जिसकी भी जैसी भी पर्सनैलिटी होती है वो उस पर्सनैलिटी से बहुत कंफर्टेबल होता है। वो समझता है मैं तो बिल्कुल सही हूं। ओसीपीडी भी होगा तो ये नहीं कहने आएगा भाई साहब मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या बाकी लोग भले बताएंगे कि ऊपर वाले चाहे जूनियर्स उसके बताएंगे भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो, या वाइफ उसकी बताएगी, लेकिन वो कहेगा मैं तो काम बिल्कुल तरीके से करता हूँ, इसमें गड़बड़ी क्या है। दिक्कत अगल बगल वालों को होती है, जिसको पीडी होता है उसको तो कभी दिक्कत ही नहीं होती उसको कुछ लगता ही नहीं, वो कहता है मैं तो पी। द डिफरेंस इज पी। ओसीडी में इट इज, ओसीडी में नॉर्मल पर्सनालिटी के ऊपर एक बीमारी आई, वेयर एज पी मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ, तो उसमें उसको कोई एंजाइटी नहीं रहती ऐसा ही होने में। सेकेंडरली वो शुरुआत से होती है। दोनों के सिम्टम में भी फर्क है, जो बिहेवियर होता है। जैसा कि भट्ट साहब ने बताया, ओसीडी में या हम लोगों ने पूरी डिस्कस की 6-7 टाइप के सिम्टम होते हैं, स्पेशली चाहे हाथ धोना हो, चाहे चेक करना हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे काउंटिंग हो, चाहे सिमेट्री हो। लेकिन ओसीपीडी लोग जो होते हैं दे आर वर्कहॉलिक, परफेक्शनिस्ट। इतना परफेक्शन चाहिए होता है कि चाहे काम हो चाहे हो ही ना पाए, सुबह से लेके बैठे हैं उसको 10 बार कर रहे हैं, 20 बार कर रहे हैं, टाइम बाउंड इतने रहते हैं कि बिल्कुल शेड्यूल में कर रहे हैं कि बाकी चीजों का मजा ही नहीं आ रहा। अगर उन्होंने टाइम बाउंड डिसाइड कर लिया, आपने मूवीज देखी होंगी, एक अच्छी मूवी आई थी आमिर खान सलमान खान वाली, जिसमें जो है कॉमेडी मूवी है, अंदाज अपना में जो परेश रावल का रोल है ना, टाइम पे घड़ी देख के जूस पी रहे हैं, टाइम निकला तो 5 मिनट के लिए दौड़ने जाएंगे। दैट इज ओसीपीडी। बिल्कुल परफेक्टली उसी टाइम पे उसी चीज को करते रहना, और जो उनका थोड़ा सा शेड्यूल बिगाड़ देता है उस पर चिड़चिड़ाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी गड़बड़ी कभी नहीं मानते क्योंकि वो पी होते हैं। बाकी लोग बेचते रहते हैं उनको कि भाई थोड़ा सा इनकी दिक्कत है। एंड आई थिंक एक चीज जो ओसीपीडी में होती है, वो जैसे आप दोनों ने ही बताया कि इट इज नॉट रिलेटेड टू वन स्पेसिफिक बिहेवियर। It is their innate personality, and it extends the need for perfectionism extends across all activities in life. It most of the time it is related to the professional area. बहुत ही रेयरली कोई ओसीपीडी मिलेगा जिसकी सोशल लाइफ या पर्सनल लाइफ में आ जाती है। मतलब वो लोग दे आर वेरी पोलाइट, मतलब but that is also a reason for their depression. I mean, they start putting things कि नहीं मैंने गलती कर दी, मैंने ये शब्द बोलना चाहिए था, ये शायद हर्ट हो जाए कहीं इसकी वजह से ना हो, so that predisposes them to depression, OCPDs को। वरना मैक्सिमम टाइम दे हैव अ प्रॉब्लम कि बाकी फैमिली मेंबर जो है सही से काम नहीं करते हैं, या व्हाट आई से कि वो हिंदुस्तान में जापानी टाइप के लोग होते हैं, एंड दे फील अनकंफर्टेबल बीइंग हियर। किसी ने एक सवाल पूछा है कि क्या ओवर थिंकर भी इस कैटेगरी में आएंगे? We have a specific criteria for OCD. Overthinking is not a criteria. आप कुछ भी सोच सकते हैं अगर आप उसको अपने दिमाग से हटा पा रहे हैं।
आप अपनी सोच को रोक पा रहे हैं और बार बार आपके दिमाग में नहीं आ रहा, चाहे आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ओवरथिंकिंग कुड बी अ साइन ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी एट टाइम्स. ओसीडी के लिए नहीं है. आप ओवरथिंकिंग करते हैं पर आप उसको रोक पा रहे हैं या इंक्लूडिंग नहीं है वो थॉट, देन इन दैट केस इट इज नॉट ओसीडी, और ओसीपीडी तो बनता नहीं. एक सवाल हमारे पास आया, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है. दैट कैन अ पर्सन हैव ऑटिज्म एंड ओसीडी टुगेदर बिकॉज़ बोथ हैव रिजिड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर? They may have. Autistic patients, they may have OCD. It may develop from late childhood. हो सकता है, पर you will find that the difference. उनका जो रेगुलर रिपीटेटिव बिहेवियर होता है ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का, उससे चेंज एक बिहेवियर नोट करते हैं, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद एंजाइटी. दे गेट एंग्शियस जब उसको रोका जाता है, माँ उसको मना करती है, एंड दे मे हैव कोमॉर्बिड ओसीडी. एक हमें बार बार इस तरीके के सवाल आते हैं कि ओसीडी के साथ डिप्रेशन हो सकता है, या जैसे डिप्रेशन के साथ ऑफ कोर्स एंजाइटी हो सकता है. तो क्या थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा कोमॉर्बिडिटी के बारे में बताएंगे? ओसीडी में इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन द सेवेरिटी और क्या चीज पहले आई. डिप्रेसिव पेशेंट्स में भी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मैंने कहा जिस भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चाहे हम ही लोग चले जाएं, चाहे मैं ही क्यों ना हो जाऊं, अगर मैं स्ट्रेसफुल होऊंगा किसी समय तो थोड़े बहुत ओसी सिम्टम आ जाएंगे. अगर मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ तो 4 बार पासपोर्ट 2-3 बार चेक करूंगा, भाई निकलने से पहले पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, पैसे हैं, 2-3 बार चेक करते हैं, दैट इज ओसी सिम्टम आ ही जाता है. जब भी स्ट्रेसफुल होंगे, चाहे हम कोई गंदा, अगर मैं भी किसी पेशेंट हॉस्पिटल भी चला जाऊं तो उसके बाद 2-3 बार तो हाथ धोना बनता है मेरा, दैट इज ओसी सिम्टम. रिपीट नहीं हुआ, 2 हफ्ते नहीं हुए. डिप्रेशन के पेशेंट्स में स्ट्रेस बढ़ा रहता है, दैट्स व्हाई दे हैव ओसी सिम्टम. डिपेंड ये करता है कि पहले क्या चीज आई, विच इज अ प्राइमरी डायग्नोसिस. अगर उदासी पहले शुरू हुई और उसके बाद ओसी सिम्टम आया, देन प्राइमरी डायग्नोसिस इज डिप्रेशन. और जैसे ही डिप्रेशन की लो डोज पे भी दवा के या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट शुरू होगा तो ओसी सिम्टम विड्रॉ होने लग जाएंगे. अगर ओसीडी पहले शुरू हुआ है, पेशेंट्स बताते हैं कि 2 साल से या 1 साल से मैं हाथ धो रहा हूँ, अभी 1 महीने से या 2 महीने से मैं उदास हो गया हूँ, अब मुझे नींद भी नहीं आती, मन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, मरने के ख्याल आते हैं. सो द प्राइमरी डायग्नोसिस इज ओसीडी, सेकेंडरी डायग्नोसिस इज डिप्रेशन. वो पेशेंट ओसीडी डिप्रेशन की लो डोज की दवा से ठीक नहीं होगा, उसके लिए ओसीडी पे ले जाना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा. सो डिपेंड्स पहले क्या आया और सेवेरिटी भी किसकी है. कई बार सेवेरिटी जो है दैट इज ऑल्सो क्राइटेरिया कि ओसीडी इतना ज्यादा सेवियर हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है ओसीडी इज प्रीडोमिनेंट, हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट डायग्नोसिस बिकम्स ओसीडी एंड द सेकंड डायग्नोसिस बिकम्स डिप्रेशन. और आप ऑब्वियसली हमारी वेब सीरीज को फॉलो करिए, वी विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, डू नॉट वरी. एक सवाल आया है कि क्या ओसीडी जेनेटिक होता है, क्या वो जनरेशनल से या हेरिडिटी होता है या पास ऑन हो सकता है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन? होता है. A small percentage जेनेटिक होता है, ऐसा देखा गया है. दैट इज दोनों ही साइड, मैटरनल और पैटर्नल साइड, कोई अगर ओसीडी पेशेंट हो, पर्टिकुलरली अगर इमीडिएट पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर में से कोई हो तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ओसीडी होने के. ओसीडी में इट इज एक्चुअली डुअल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट जेनेटिक. अगर किसी एक पेरेंट को होता है तो वो अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करता है कि उनमें ओसीडी डेवलप होने लग जाता है. सपोजेटली मैं एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि अब किसी मान लीजिए मदर को है तो देन शी विल बी हार्श पेरेंट की, वो जो अगर मान लीजिए सफाई नहीं हुई तो डांटने लग जाएगी. तो बाई ट्रेनिंग टू हो सकता है जेनेटिकली ना आया हो, लेकिन बाई ट्रेनिंग अब वो भी घबराने लग जाता है, कहीं गंदा हो गया तो माँ मारेगी, या फिर गंदा हो गया तो बाकी बहुत बड़ी गंदगी हो गई, तो देन ही डेवलप्स ओसीडी. सो इट इज जनरली फैमिली में अगर है तो दूसरे लोगों में आने लग जाता है, बिकॉज द पेशेंट कीप्स ऑन रिपीटिंग कि भाई तुमने भले बड़ा ही हो, अगर वाइफ को है या हस्बैंड को है, सपोजली स्पाउस को कहने लग जाए बैठोगे तो कब बिस्तर गंदा हो जाएगा, तो वो बार बार सुनते सुनते ही उसको डर लगता है कि बैठेंगे तो हो जाएगा, फिर वो बाकी लोगों से भी कहने लग जाता है. इट्स अ लर्न बिहेवियर. सो इधर बिकॉज जेनेटिकली भी आ सकता है या लर्न बिहेवियर में भी इट लीड्स टू ट्रांसमिशन. एक ही मेरा इंटरेस्ट है, तो ये मेरा सवाल है, मैं पूछती हूँ डॉक्टर भट्ट और डॉक्टर सक्सेना दोनों से कि जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं, हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं, तो हम ट्रीटमेंट की
और सिम्टम मैनेजमेंट की बात करते हैं, है ना, दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस है। इसमें केयर गिवर एंड फैमिली या सपोर्ट ग्रुप का क्या रोल है और कैसे हम फैमिली को साथ में लेकर के किस प्रकार से एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकते हैं या एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें या तो वो ट्रीटमेंट असिस्टेड हो या ऑफ कोर्स सिम्टम मैनेजमेंट में मदद करे। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई भी पेशेंट चाहे किसी भी चीज को लेके आया हो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि सिम्टम्स कैसे मैनेज करने हैं या ट्रीटमेंट क्या करना है। कि पहली चीज तो ये कि जो क्लाइंट हमारे पास आया है क्या वो वॉलंटरीली आया है या उसको फोर्स करके भेजा गया है। तो अगर विलिंगनेस नहीं होगी तो ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना एक तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। दूसरा, उसका फैमिली सपोर्ट कितना है। तीसरा, उसके अंदर इंसाइट कितनी है, वो खुद से उससे बाहर निकलने के क्या उसके अंदर का थॉट प्रोसेस जो है, जो नई इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए रेडी है। तो किसी भी ट्रीटमेंट को प्लान करने से पहले उसके रिलीजियस बिलीफ क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट ऐसे हैं कि उनके रिलीजियस बिलीफ इतने डीप रूटेड होते हैं कि वो आप उनपे क्योंकि आप उनपे मॉडिफिकेशन करना, उनके ऊपर नई थॉट प्रोसेस, नई इन्फॉर्मेशन को उनको देना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि वो चाइल्डहुड से उनके पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, उनकी लाइफ का हिस्सा होते हैं। तो किसी भी ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए पहले देख लिया जाए उसकी, जो मैंने अपने पहले भी लेक्चर में भी कहा था कि जो उसकी सोशल हिस्ट्री है उसको जान लिया जाए, इनसाइट कितनी है, क्या वो समझ पा रहा है कि ये जो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट की जो मैं बात कर रहा था, क्या उसके अंदर इनसाइट है कि जो दिमाग है ये दिमाग ऑटोमेटिकली पैदा करता है। मतलब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो दिमाग में हमारे थॉट प्रोसेस चल रही है ये हम जनरेट कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम उनको ऐसा ही लगता है। पर अगर हम देखें कि थॉट दिमाग में आ जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि थॉट आ गया और हम चाहते हैं कि थॉट ना आए और हम उस थॉट को रोक नहीं पाते हैं। तो समझ में आता है कि कोई जो ब्रेन है ये मोस्ट ऑफ टाइम ऑटो पायलट मोड पे काम करता है, ऑटोमेटिक मोड पे काम करता है। तो अगर ये कई बार जब क्लाइंट को इंसाइट आ जाती है कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं नेगेटिव थॉट्स और दे आर जस्ट थॉट को थॉट के तौर पे लेना, फैक्ट के तौर पे ना लेना, अगर ये इंसाइट आती है तो उसके हिसाब से हम जैसे कि इसका जो अच्छा इफेक्ट डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मेडिकेशंस के साथ साथ सीबीटी अगर इसमें दिया जाए, टॉक थेरेपी इसमें दिया जाए तो बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। डॉक्टर शाश्वत, एक कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेस्ड इमोशंस का, जो जब हम केयर गिविंग की बात करते हैं और इलनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो काफी उभर के आता है। क्या उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? एक्सप्रेस इमोशन उसे कहते हैं जो फैमिली मेंबर पेशेंट हमारे देश में या तो बहुत ज्यादा उसको जो है सपोर्ट करने लग जाएंगे, यानी अगर ओसीडी पेशेंट है, वो धोता है, थक गया तो चलो ऐसा करते हैं हम भी धोने लग जाते हैं। इससे जो है ओसीडी में हेल्प नहीं होती, वो ओसीडी मेंटेन रहती है। फैमिली मेंबर सोचते हैं कि पेशेंट सोचता है कि तो सही चीज है, ये भी मान रहा है। ऐसी कई फैमिलीज में होता है कि ओवर सपोर्ट करने लग जाते हैं हम लोग, या दे आर नेगेटिव कमेंट्स व्हिच हैव वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट। पर्टिकुलरली उसको अब्यूज करने लग जाना, या उसके तुमसे नहीं हो जाएगा, या तुम पागल हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, पूरा पूरा दिन खराब कर देते हो। तो ओसीडी का पेशेंट अपने आप में वैसे ही परेशान होता है। उसे लगता है कि उसे पता ही होता है गड़बड़ चल रहा है, तो शी और शी गेट्स स्ट्रेस। और उसके बाद जो है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, मैंने पहले ही कहा कि स्ट्रेस की वजह से ओसीडी बढ़ता भी है, और अगर कॉपरेट कर रहा होता पेशेंट तो कॉपरेट करना बंद कर देता है, क्योंकि मुझे तो ठीक होना नहीं है, मैं इन लोगों के लिए ठीक हूँ कि मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक है। सो नेगेटिव कमेंट्स, they are very detrimental. At times, family members, they get abusive too. And then the problem further worsens. या तो सपोर्ट ज्यादा करते हैं या गालियां बहुत देते हैं। बीच का रास्ता होना चाहिए। ना आपको ज्यादा सपोर्ट करना है, यू हैव टू जस्ट बी मॉरली सपोर्टिंग कि तुम्हें बीमारी हो गई है, तुम ठीक हो जाओगे और जिस पीरियड में ठीक हो जाओगे वी आर विद यू। ज्यादा उसका हाथ बांटने की जरूरत नहीं है कि 10 बार हम करें, 20 बार हम करें। that should not be done. एक्चुअली जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि मानसिक बीमारियां क्या होती हैं या मेंटल हेल्थ एक्चुअली क्या है, तो उसको कैसे एंगेज करें, एक्चुअली करे क्या, ये भी लोगों को नहीं पता है। हाँ, किसी ने पूछा है कि ओसीडी और एडिक्टिव बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? ओसीडी जो है एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है, जबकि जो एडिक्शन है कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिजीज हम इसको बोल सकते हैं।
एडिक्टिव बिहेवियर में प्लेजर सीकिंग कंपोनेंट होते हैं जो कि ओसीडी में नहीं पाए जाते हैं। ओसीडी के मरीज में हमने देखा, हमने बात करी, डिस्कस किया कि ऑब्सेशन और कंपल्सन पाया जाता है, और कई बार फॉल्स बिलीफ्स के कारण जो कि ऑब्सेशन और कंपल्सन होता है, जबकि एडिक्शन में जो पेशेंट होता है वो एब्यूज और डिपेंडेंसी का एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब है कि जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो कॉग्निटिव एरर के कारण पैदा हो रहा है, उसकी एंजाइटी को कम करने के लिए किया जा रहा है, जबकि एडिक्टिव बिहेवियर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल लेवल पर प्लेजर पाने के लिए या अपने मूड को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि एडिक्शन एक लिमिट के बाद जाके फिर वो नॉर्मल फील करने के लिए आदमी एडिक्टिव हो जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। मैं चाहूंगा इसमें सक्सेना के कुछ कमेंट चाहूंगा ऐड करना। रिसेंटली एडिक्शन की रिसर्च में पाया गया है द सेम सर्किट इज इन्वॉल्व्ड एज ओसीडी। बार बार थॉट्स आते रहते हैं। कुछ हद तक ओसीडी का कंपोनेंट एडिक्शन में देखा गया है, एंड दैट इज रिलेटेड टू क्रेविंग पार्ट। देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एडिक्शन, जिनमें एक कंपोनेंट दिस सर्किट टू प्लेज, एंड दैट इज व्हाई एक मेडिकेशन SSRIs एडिक्शन में भी सक्सेसफुली सपोर्ट करने लग गई हैं, जिनमें सब, क्योंकि बार बार थॉट्स जो आती हैं या एंजाइटी प्रोवोकिंग होती है, क्रेविंग हो जाएगी या हमें लेना है, उसको रिड्यूस करती हैं। अदरवाइज बोथ ऑफ देम दे आर अ बिट डिफरेंट टू। जो प्लेजर सीकिंग कंपोनेंट की बात डॉक्टर साहब ने की, दैट इज देयर। जो उस एडिक्शन होता है उसमें पर्सन इज एक्चुअली स्टार्ट्स लाइकिंग इट टू, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स जो शुरुआत में बच्चों में या कई एडल्ट्स में कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ओनली बिकॉज क्योंकि वो इंजॉय भी कर रहे होते हैं उस चीज को, वेदर इट इज मास्टरबेशन और वेदर इट इज पोर्नोग्राफी। So addiction has this pleasure part. Otherwise, a bit of this circuit has been implicated in addiction, और उसके ट्रीटमेंट में सक्सेसफुली यूज भी हुए हैं मेडिकेशन जो ओसीडी के होते हैं। मेरे हिसाब जो वो फोबिया की बात कर रहे थे, फोबिया में एक परसिस्टेंट और इरेशनल फियर होता है, और फोबिया के पेशेंट में मैजिकल थिंकिंग या सुपरस्टिशियस थिंकिंग, जिसे हम अंधविश्वासपूर्ण विचार कह सकते हैं, नहीं पाया जाता है। फोबिया के पेशेंट में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट की तरह कंपल्सिव सिम्टम्स भी नहीं पाए जाते। तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि इसके सीक्वेंस के कारण से ये चीज आ रही है। आई थिंक हमारे सवाल भी अब खत्म हो चुके हैं और समय भी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर भट्ट और डॉक्टर शाश्वत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ये वेब सीरीज करते रहेंगे। एवरी संडे एट 11 o'clock हम आपके साथ जुड़ेंगे, नए नए स्पीकर्स लाएंगे। कोई ऐसी चीजें जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं या ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में आप समझना चाहते हैं, प्लीज हमको मैसेज करके बताइए। आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हैं हमारे साथ, काफी लोग फेसबुक पर हैं, हमारे ईमेल आईडीज हैं। प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू स्निग्धा जी, थैंक यू डॉक्टर राजेश भट्ट। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप फेसबुक में भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन के आप पेज पे जाएं, उसे लाइक करें, ताकि आपको जो भी हमारा आगे का जो वेबिनार है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और आप हमारी वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं www.dcpa.in पे, और कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। धन्यवाद। आशा है कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे हर हफ्ते और बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर बात करते रहेंगे। और कोरोना के संदर्भ में, कोरोना के समय में अगर देखें तो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां भी बढ़ी हैं, जरूरतें भी बढ़ी हैं। तो सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य के आने वाली चुनौतियों से हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। और पूरी एसोसिएशन की तरफ से इस सक्सेसफुल आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all. See you next Sunday at 11 o'clock.